नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस विधेयक पर लोकसभा में 8 घंटे से अधिक समय तक विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बहस के दौरान वो हर सांसद के सुझाव और विचारों को ध्यानपूर्वक लिखते रहे। उनका कहना था कि उन्होंने विपक्षी दलों से पहले ही आग्रह किया था कि वो उनके जवाब को जरूर सुने, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात सुने बिना लगातार हंगामा किया और उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान संसद की गरिमा और मर्यादाओं को भी नजरअंदाज किया गया। इसके बावजूद उन्होंने संयम और दृढ़ता के साथ अपनी बात सदन के सामने रखी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आज पंजाब में विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाया गया है, जिसमें संसद से पारित इस कानून के विरोध में प्रस्ताव लाने का एजेंडा रखा गया है। उन्होंने इसे संघीय व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत बताया। उनका कहना था कि जब किसी कानून को संसद में विधिवत पारित किया जाता है तो उसके खिलाफ किसी राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना उचित नहीं है और यह देश के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ जाता है। योजना है संसद में, मैंने दोनों सदनों में इस पे 8 लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा बहस हुई। मैं 1:30 बजे रात तक बैठ के एक एक सांसद के सुझाव को या उन्होंने जो कहा उसको नोट करता रहा, लेकिन प्रतिपक्ष कि हमारे मित्र चाहे कांग्रेस हो या बाकी प्रतिपक्षी पार्टियां, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आप सबको सुन रहा हूं, मेरा जवाब जरूर सुनना, लेकिन उन्होंने जवाब सुना नहीं, केवल हो हल्ला मचाया। कोशिश की गई कि मैं अपनी बात ना कह सकूं, संसद की मर्यादाओं की धज्जी उड़ाई गई, लेकिन फिर भी मैंने दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी। सच यह है कि यह योजना मजदूर के लिए भी बहुत उपयोगी है, विकास के लिए वरदान सिद्ध होगी, गांव के विकास के लिए, और उसके साथ साथ इसमें कृषि को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन आज आश्चर्य, पंजाब में विधानसभा का 1 दिन का सत्र हो रहा है और उसमें एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है। अब संसद में अगर कोई कानून बना है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की मूल भावना के और स्पिरिट के खिलाफ। या राज्य की विधानसभा कोई अधिनियम बनाए तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करके विरोध करिए, उचित होगा। वहीं ग्वालियर में तापमान गिरने के साथ ही सर्दी का असर और तेज हो गया है। शहर के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सड़कों पर दूर तक देख पाना मुश्किल हो रहा है, जिस कारण वाहन चालकों को धीमी गति से चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और लोगों को रोजमर्रा के कामों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान बना चुके इंदौर और खंडवा जिले को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के लिए खंडवा जिले में वास्तविक कार्य के बिना AI से तैयार की गई तस्वीरों का सहारा लिया गया। आरोप है कि इन तस्वीरों के माध्यम से केंद्र सरकार को गुमराह किया गया और जमीनी हकीकत से अलग एक चमकदार तस्वीर पेश की गई। इस मुद्दे के सामने आते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जहां सरकार को बच्चों और युवाओं को AI तकनीक का सकारात्मक और सही उपयोग सिखाना चाहिए, वहीं सत्ता में बैठी बीजेपी खुद AI का इस्तेमाल कथित तौर पर भ्रष्टाचार के लिए कर रही है। पटवारी का आरोप है कि खंडवा जिले में जल संरक्षण के नाम पर सिर्फ 2 फुट गहरे गड्ढों को AI तकनीक से कुएं के रूप में दिखाया गया और ऐसी ही कई तस्वीरें अलग अलग विकास कार्यों के नाम पर सरकारी पोर्टल पर अपलोड की गई। तो कांग्रेस का दावा है कि इन्हीं कथित तस्वीरों के आधार पर
खंडवा जिले को राष्ट्रपति से राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला। जब इन दावों की वास्तविकता की जांच की गई तो मौके पर ना तो कुएं मिले और ना ही जल संरक्षण से जुड़े ठोस कार्य, बल्कि खेत और खाली मैदान नजर आए। जीतू पटवारी ने कहा कि यह पूरा मामला दिखाता है कि बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार अब तकनीक के सहारे और ज्यादा चालाकी से किया जा रहा है। वहीं साल 2025 छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए नक्सल विरोधी अभियान में ऐतिहासिक रहा है। इस वर्ष पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और सुरक्षा बलों की सक्रिय कार्रवाई से नक्सलियों के संगठन को कमजोर किया गया है। अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 256 नक्सली मारे गए, जिनमें माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो के 10 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा 5 सेंट्रल कमेटी के सदस्य हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए, जिससे नक्सलियों के संगठन में खलबली मच गई। इस साल जवानों की शहादत की संख्या में कमी दर्ज की गई है। साथ ही नक्सली हिंसा में आम नागरिकों की मौत में भी गिरावट आई है। पुलिस ने सुरक्षा बलों और आम लोगों के लिए सबसे खतरनाक मानी जाने वाली बारूदी सुरंगों को भी सक्रिय अभियान के तहत बड़े पैमाने पर नष्ट किया। इस प्रक्रिया में 950 से अधिक आईईडी बरामद कर नष्ट किए गए। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रयास के फलस्वरूप बस्तर संभाग के कई इलाके, जो पिछले 4 दशक से नक्सलियों का गढ़ माने जाते थे, आने वाले सालों में पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएंगे। इस सफलता ने छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल विरोधी रणनीति की मजबूती को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। उधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के वाड्र नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्रवाई में अधिकारियों ने एक ट्रक से लगभग 40 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ 99 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार ये तस्करी ओडिशा से उत्तर प्रदेश की ओर ट्रक के माध्यम से की जा रही थी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। इस मामले में अपराधियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करी और अंतर्राज्यीय गांजा नेटवर्क पर पुलिस की सख्ती का संदेश स्पष्ट हुआ है। दिनांक 28 दिसंबर की दरमियानी रात में हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। थाना बसंतपुर क्षेत्र जिला बलरामपुर के धनवार बॉर्डर के आसपास जो है एक ट्रक जिसके अंदर कुछ अवैध मादक पदार्थ लोड है। इसी के तारतम्य में हमारी जो बसंतपुर थाने की टीम थी उसके द्वारा वहां पर चेकिंग किया गया। चेकिंग के दरमियान एक गाड़ी जिसका पासिंग राजस्थान का था, उस गाड़ी को चेक किया गया था। गाड़ी के जो ड्राइवर्स थे उनसे पूछताछ की गई और गाड़ी के चेकिंग में ये पता चला था कि उस गाड़ी के अंदर कुछ गांजा जो है, गांजा या उसके जैसा पदार्थ जो है वो लोडेड। और इसी के तारतम्य में जब कंफर्मेशन हुआ उसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है कार्रवाई शुरू की गई और कार्रवाई के बाद कुल 1198.460 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो बरामद किया गया है और साथ ही एक संदिग्ध टाटा ट्रक वाहन को भी वहां से बरामद किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले 3 आरोपी जो है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्हें विधिवत सम्मत गिरफ्तार किया गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के जिले में 29 से 31 दिसंबर 2025 तक अधिकारी और कर्मचारी की हड़ताल के कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ है। इस हड़ताल के चलते जिले में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की सुनवाई को भी स्थगित करना पड़ा। मूल रूप से ये सुनवाई 29 दिसंबर को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 29 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने सुनवाई के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया था, ताकि प्रक्रिया में कोई व्यवधान न आए। सूत्रों के अनुसार इस सुनवाई में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित प्रकरण भी सूचीबद्ध था। हड़ताल के कारण ये मामला भी अब अगली तिथि पर विचार के लिए स्थगित हो गया है। इस वजह से सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रकरणों में भी देरी हुई है। जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रशासन ने इस स्थगन का आदेश जारी किया है। हड़ताल के प्रभाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये कर्मचारी आंदोलन सीधे तौर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं और लोगों की सुविधाओं को प्रभावित कर सकता है। ये छानबीन समिति नहीं है, ये सत्यापन समिति है। ये जो अपर कलेक्टर हैं ये सत्यापन समिति के अध्यक्ष हैं। छानबीन समिति राज्य स्तर पे होती है और इसमें क्या है कि यदि इनको सही प्रमाण पत्र पाया जाता है तो उसको सही बना देंगे, और यदि सही नहीं मिलता है इनको, उनको संदेह रहता है सत्यता में, तो फिर ये छानबीन समिति के पास भेजते हैं। तो ये जो इनको हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि अतिशीघ्र निर्णय किया जाए, थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं निर्णय देने में। जो ये सत्यापन समिति है
और नियम में यह है कि 30 दिन के अंदर इनको निर्णय देना ही है, मतलब इनकी मर्जी पे नहीं है, लेकिन वो समय उसका नियमों का पालन नहीं हो रहा। तो आज अनुरोध किया गया है इनसे। तो आज पीठासीन अधिकारी महोदय ने ये कहा है कि आप 29 तारीख को लिखित तर्क दे दीजिए, उसके बाद 6-7 दिन के अंदर हम निर्णय कर देंगे। तो संभावना ये है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक निर्णय होना चाहिए। और जो ये तो बात आईने की तरह साफ है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो अवैधानिक है, त्रुटिपूर्ण है, आधारहीन है, क्योंकि किसी भी जाति प्रमाण पत्र के लिए एक आधार होता है। हमसे एक सामान्य आदमी सेटलमेंट के लिए कितने लोगों की, आप लोगों से छुपा नहीं, आपके चैनल में आता है, सेटलमेंट के अभाव में उसका वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, वो पूरे अधिकारों से वंचित हो रहा है। वहीं एक तरफ जब हम इनसे कह रहे हैं कि वो कौन से कागज हैं जिनके आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र बना है, तो कोई भी दस्तावेज देने को तैयार नहीं। होने के कारण से समिति का कोरम पूर्ण नहीं हुआ, जिसके कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा तिथि निर्धारित करके 29 तारीख बढ़ा दी गई है, 29 जनवरी। और चूँकि सुनवाई होनी है, अभी मामले का निराकरण हुआ नहीं है, हम किसी पक्ष में क्या कुछ बोल सकते हैं। अभी न्यायालय में समिति के समक्ष मामला लंबित है। एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के खिलाफ में एक सामान्य व्यक्ति दरखास्त लगा रहे हैं जो संवैधानिक पद पे आसीन है। संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति को के जो कोई मामले होते हैं वो संवैधानिक पीठ कोई कार्रवाई कर सकती है। चूँकि अभी मामला लंबित है, हम निर्णय करने नहीं आए हैं, हम पक्ष रखने आए हैं। पक्ष रख के हम अपने कार्यवाही को पूर्ण करके वापस जा रहे हैं। और अभी जो कार्यवाही होनी है, तर्क होगा, हमने जो आपत्ति दिया है, आपत्ति का निराकरण होगा, इसके पश्चात जो कार्रवाई होगी। कब की तिथि तय हुई? 29 जनवरी 2026 को। वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मानस भवन के पीछे और मुख्यमंत्री आवास के कुछ ही दूरी पर पिछले करीब 70 वर्षों से रह रहे 27 गरीब परिवारों को हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। जीतू पटवारी का कहना है कि ये आदिवासी परिवार आज़ादी के बाद से लगातार उसी स्थान पर रह रहे हैं और उनकी 3 पीढ़ियां वहां जीवन बिता चुकी है। ऐसे में उन्हें साजिश के तहत उजाड़ने का प्रयास अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीब और कमज़ोर वर्गों के खिलाफ दमनकारी रवैया अपना रही है, जो इंसानियत के मूल्यों के खिलाफ है। इस मामले को लेकर जीतू पटवारी ने निगम और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत कर साफ कहा कि इन परिवारों को वहां से हटाया नहीं जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जबरन कार्रवाई की तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी देगी। आदिवासी लोगों को बलपूर्वक बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम न्यायालय के अंदर हमारी अपील पेंडिंग है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो तहसीलदार का था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब हम अपीलेट कोर्ट चले जाते हैं तो वो ऑर्डर स्वतः ख़त्म हो जाता है। अब उसकी कोई कानूनन वैल्यू नहीं बची है और एसडीएम साहब उसमें आदेश करें, फिर हमारे पास 30 दिन का और टाइम रहता है कि हम कोर्ट के अंदर जाएँ। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी के घर को ऐसे बेघर नहीं कर सकते, किसी को भी। और यहाँ पर तो ये आदिवासी परिवार के लोग हैं, इन्होंने खुद तहसीलदार ने अपने आदेश के अंदर लिखा है कि ये वन की भूमि है। अब वन की भूमि 2006 वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति 2005 से जहाँ पर वन की भूमि पर रह रहा है तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं हटा सकते। इन्होंने जनजातीय आयोग के अंदर आवेदन दिया था, वहाँ से भी निर्णय ये किया गया कि आप इनको विधिवत रूप से कार्रवाई करें। तो अब ये विधिवत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10वीं की परीक्षा चल रही है, 12वीं के प्री बोर्ड 5 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि आप 30 किलोमीटर दूर माली खेड़ी किसी को भी भेजते हैं तो बताइए ये मजदूरी करने वाले लोग कैसे वहां से अपने बच्चों की परीक्षा दिलाने आएंगे। सरकार एक तरफ कहती है कि हम आदिवासियों का बहुत ध्यान रखते हैं और पढ़ाई लिखाई शिक्षा बढ़ाओ। अब यहाँ पर खुद देख लीजिए 45 बच्चे जो शिक्षा से वंचित होंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेना चाहेगी? अगर किसी को कुछ हो गया, सर्दी कड़कड़ाती सर्दी के अंदर कोई मर गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? यहाँ पर तो लोगों का कहना है, आदिवासियों का, कि हमारी तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, हमारे पास तो खोने के लिए सिर्फ इतना बचा है कि हमारी जान। अगर सरकार नहीं मानी तो हम वो जान भी यहाँ पर सड़क पर दे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज अपने मंत्रालय के सभा कक्ष में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की,
इस बैठक में विभाग की वर्तमान गतिविधियों, चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज को और अधिक हाईटेक बनाने, साथ ही शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग अनुपम राजन, आयुक्त प्रबल सिपाहा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस चर्चा का उद्देश्य विभागीय कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। वहीं भोपाल में कृतिका बिचपुरिया ने 22 से 30 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 45वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकर्व महिला वर्ग के रैंकिंग राउंड में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत से न केवल कृतिका का व्यक्तिगत करियर चमका, बल्कि मध्य प्रदेश का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। इससे पहले नवंबर 2025 में जयपुर, राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कृतिका ने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया था। कृतिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज खिलाड़ी है, जिन्होंने अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक अपने नाम किए हैं। उनकी इस सफलता ने मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। उधर कांग्रेस में एक बार फिर मुकेश नायक की चर्चा बनी हुई है। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का निर्णय लिया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे स्वीकार नहीं किया। पटवारी ने कहा कि मुकेश नायक जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता इस समय पार्टी को छोड़ नहीं सकते। उनका अनुभव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे संगठन को मजबूती मिलती है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए नई और पुरानी पीढ़ी के बीच सामंजस्य बनाना जरूरी है। मुकेश नायक ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वो पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास हमेशा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पार्टी की मजबूती में योगदान देने के लिए रहेगा। उनका इरादा पार्टी को सही दिशा में आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत बनाने का है, ताकि कांग्रेस प्रदेश में प्रभावी रूप से काम कर सके। इस स्थिति ने पार्टी के अंदर नेतृत्व और अनुभव के महत्व को फिर से उजागर किया है। हम फिर से नहीं आए, हम तो 25 साल से यहाँ आ रहे हैं और एक तरह से यह हमारा दूसरा घर है। पार्टी में गतिरोध उत्पन्न होते हैं, समाप्त भी होते हैं और सभी राजनीतिक दलों में होते हैं। प्रबंध समिति की बैठक में मैंने अपने भाषण में ये कहा था कि नए लोगों के लिए पुराने लोगों को स्थान खाली करना चाहिए और उसी का हवाला देकर मैंने इस्तीफा दिया। और इसी बीच में कुछ ऐसे गतिरोध उत्पन्न हुए कि उन सबको मेरे इस्तीफे से जोड़ दिया गया और चूंकि वो गतिरोध पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो इस्तीफे के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बड़ी सरलतापूर्वक, उदारतापूर्वक आए और उन्होंने कहा कि पार्टी को नुकसान हो रहा है और नए और पुराने पीढ़ी का तालमेल जरूरी है। उधर कोरबा में SECL की स्वीकृत 40 मिलियन टन की दीपका विस्तार परियोजना को लेकर ग्राम पंचायत नवापारा में विवाद खड़ा हो गया है। इस परियोजना के तहत कटकी, डबरी और नवापारा की करीब 45.692 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जानी है, लेकिन ग्रामीणों ने इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। उनका आरोप है कि कोयला धारा क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर बिना किसी पूर्व सूचना के ड्रोन सर्वे किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक सूचना न तो ग्राम सभा में दी गई और न ही किसी बैठक में चर्चा की गई। सरपंच को भी इस बारे में जानकारी देर से प्राप्त हुई, जिससे भूमि मालिकों में गहरा रोष उत्पन्न हुआ है और ग्रामीण इसे उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को पत्र लिखकर कहा है कि बिना पूर्व सूचना किए गए ड्रोन सर्वे और भूमि अधिग्रहण की ये प्रक्रिया न्याय संगत नहीं मानी जा सकती। ग्रामीणों ने पारदर्शिता, उचित प्रक्रिया और संवाद के माध्यम से निर्णय लेने की स्पष्ट मांग की है। इस विवाद के बाद उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप कर उचित समाधान निकालने की भी अपील की है। कलेक्टर इसलिए आए थे कि हमारा एक ग्राम पंचायत नवापारा काशी ग्राम कटकी अभी नवापारा, इसमें लगभग 1 एकड़ 14 डिसमिल 73 डिसमिल का अधिग्रहण हो चुका है। उसके बाद बहुत सारा जो बचा हुआ है इसमें स्टे लगा दिया गया है, उसमें बंटवारा और रजिस्ट्री रोक दिया गया है। उसको हटवाने के लिए आया था, खुलवाने के लिए। किनके द्वारा अधिग्रहण किया गया? SECL दीपका। स्टे की वजह से क्या दिक्कत होगा? अभी भाई के बंटवारा नहीं हुआ है, बहुत लोगों का रजिस्ट्री भी रुक गया है, फंसा हुआ है, इसलिए उसको कलेक्टर के पास आए थे।
मौका दिया जाए और खोला जाए उसको, ताकि भाई भाई का बंटवारा हो जाए। पर्ची भी अलग करना है, ऐसे में तो लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगी। जैसे 4 भाई हैं, इसमें एक आदमी की नौकरी मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए वो स्टे लगाएगा, इसको खुलवाने आए। कितने लोग का ऐसा है जो प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 75%। प्रशासन की तरफ से क्या अभी कुछ नहीं कहा गया अभी इसके बारे में। समस्या का निकट अभी आज तो कलेक्टर साहब है, यहाँ पर कलेक्टर हैं, तो नोटिस दिए हैं उसको, इसके बारे में बताएंगे, ऐसे बोले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल 29 से 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के ब्लॉक और जिला स्तर पर चल रही है। धमतरी में कर्मचारी गांधी मैदान में बैठकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन पर दबाव भी बना रहे हैं। हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया है और कई दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में केंद्र के समान महंगाई भत्ते का भुगतान, बकाया वेतन और एरियर्स की भरपाई, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना और मोदी सरकार के चुनावी वादों को पूरा करना शामिल है। फेडरेशन का कहना है कि मोदी सरकार की इन गारंटियों की अनदेखी से कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी बढ़ी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो हड़ताल को अनिश्चित काल तक बढ़ाने पर गंभीर विचार किया जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य तो पूरा मांग ही मांग है। मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए आज तारीख तक से ये हमारे जो अभी वर्तमान में सरकार 2 साल हो गए हैं, सोया हुआ है, कोई मांग पूरा नहीं कर रहा है। ये हमारी मांगे, हमारी कर्मचारियों का 11 सूत्री मांग। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे जो है आपका डीए है और उसका जो पुराना तिथि से जो देय है उसको हमें जेपीएफ में समायोजन करना है। संविदा कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित करना है। ये सरकार बनने से पहले जो गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार, उन्होंने अपने मोदी की गारंटी में घोषणा पत्र में हमारे बहुत सारी मांगों को रखा, लेकिन आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे एक छोटे से और एकदम सामान्य मांग है जो रूटीन में पूरी होनी चाहिए कि केंद्र के समान जो भत्ते दिए जाते हैं वो देती थी। वहीं सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के छात्रावासों का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने कृषि उपज मंडी रोड पर स्थित 3 छात्रावासों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां रह रहे छात्रों से भोजन, नाश्ता और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान छात्रों ने बताया कि भोजन और नाश्ते का वितरण ठीक से नहीं हो रहा है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में उन्हें पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे कई छात्र ठंड से बचने के लिए अपने घर से कपड़े लाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्री ने छात्रावास के शौचालय, रसोई घर और परिसर का भी गहन निरीक्षण किया। रसोई घर में दाल, चावल और आटे का पर्याप्त स्टॉक न होने पर अधिकारियों से पूछा गया। उन्होंने बताया कि चूहों के कारण खाने का सामान खराब हो जाता है, इसलिए इसे घर पर रखा जाता है। निरीक्षण के बाद कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर की उपस्थिति में संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन छात्रावासों में गरीब और निर्धन परिवारों के बच्चे रहते हैं और उनके लिए बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि शासन की ओर से बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस निरीक्षण ने छात्रावासों की वास्तविक स्थिति को उजागर किया और अधिकारियों पर जिम्मेदारी बढ़ाने का संदेश भी दिया। मैं सुबह 7:30 बजे 3 छात्रावासों का निरीक्षण करने गया। वहां पर टॉयलेट बाथरूम साफ नहीं थे। जो कॉलेज के विद्यार्थियों का जो छात्रावास था उसके फर्स्ट फ्लोर के छात्रावास पूरी तरह से चौक हो गए थे, उनके वॉश बेसिन भी टूट गए थे। वहां पर जो कमरों में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए वो पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, लाइटिंग पुरानी थी, उसको बदले जाने की आवश्यकता। फिर ठंड के समय बहुत पड़ रही है तो ठंड में उनको जितने पर्याप्त गर्म कपड़े होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, उनके पास उतनी संख्या में नहीं थे। तो वो कई स्थानों पर मैंने देखा कि बच्चे अपने स्वयं के भी वस्त्र लेकर आए थे, तो यहाँ से मिले हुए कपड़ों को मिला करके वो उड़ रहे थे। और जो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र बच्चों के लिए छात्रावास है, वहाँ पर जितनी संख्या में बच्चे पंजीकृत हैं उतने बच्चे वहाँ पर रह नहीं रहे हैं। वहाँ पर देखने में आया कि 25 बच्चे, 30 बच्चे, अधिकतम 35 बच्चों का वहाँ पर रजिस्टर में उपस्थिति देखने में आ रही है। मैं सुबह तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।